नमस्कार दोस्तों। बिल्कुल आपकी रिक्वेस्ट पे हम हाजिर है। एनवायरमेंट एथिक्स का जो पेपर है एसईसी का, उसका पास कैप्सूल लेके। पास कैप्सूल का मतलब हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो आपकी कई रिक्वेस्ट मिल रही थी कि सर ये वाला भी लेके आओ, तो हमने कोशिश करी और हमारी यही कोशिश है कि आपको एग्जाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट कर सकें। हालांकि शो टाइम पे आए हैं, इसीलिए इसका नाम रखा है शो टाइम एक्शन, यानी कि हमारा कि अब जो फाइनल एक्शन है वो हमें अब करना है। तो बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए बात करते हैं व्हाट इज एनवायरमेंटल एथिक्स। देखो, एथिक्स वर्ड को अगर आप समझ चुके हो ना बच्चों, तो फिर आपको कोई ज़्यादा टेंशन है नहीं, क्योंकि किसी चीज़ का टाइटल अगर आप पल्ले पड़ जाता है एक बार आपको कि हाँ इसका मतलब ये होता है, तो आप ऑलमोस्ट समझ चुके हो। एथिक्स का मतलब होता है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। हमें क्या करनी है? इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, बट हमें उस चीज़ को थोड़ा एथिकल बनाना है, यानी कि हमें थोड़ा नैतिकता के साथ ऐसी चीज जो सस्टेन करती हो, जो एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुंचाए और हमारी ग्रोथ भी हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? एथिक्स बोलते हैं। यानी हम ये बोलते हैं ना कि ये चीज नैतिक नहीं है, एथिकल नहीं है। तो वो एथिकल किसके साथ ऐड हो जाए? एनवायरनमेंट के साथ हो जाए। यानी हम हमारे काम के से एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, तो उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स। तो एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, बचाने के लिए जो मेजर्स हमने बनाए हैं, उस चीज को बोलते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स। तो हम इसको समझ लेते हैं कि एनवायरमेंटल एथिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी दैट स्टडीज द मोरल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट। यानी मनुष्य और एनवायरमेंट के बीच क्या नैतिक संबंध है, उसको स्टडी करने वाली जो फिलोसॉफी की ब्रांच है, उसको बोलते हैं एनवायरमेंट एथिक्स। इट एग्जामाइन हाउ ह्यूमंस शुड इंटरेक्ट विद नेचर। ये एग्जामाइन करती है कि मनुष्य पर्यावरण के साथ किस तरीके से व्यवहार करेगा, या नेचर के साथ किस तरीके से व्यवहार करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर दी मेन प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स, यानी पर्यावरण नैतिकता के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो पहला है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, यानी कि ह्यूमन सेंटर्ड एथिक्स, यानी मानव केंद्रित, जो मानव को ज्यादा महत्व देता है। फिर है बायोसेंट्रिज्म, यानी लाइफ सेंटर्ड एथिक्स। अगेन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इकोसेंट्रिज्म यानी इकोसिस्टम सेंटर्ड एथिक्स, और डीप इकोलॉजी, एंड है इकोफेमिनिज्म। तो ये 5 तरीके के कुछ इसके मेन प्रिंसिपल है। इनको हम आगे एक एक क्वेश्चन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच, यानी मानव केंद्रित दृष्टिकोण क्या है? दिस अप्रोच कंसिडर्ड नेचर वैल्यूएबल ओनली व्हेन इट बेनिफिट्स फॉर ह्यूमंस। यानी कि ये दृष्टिकोण ये मानता है कि जो नेचर है वो केवल मनुष्यों के लिए ही उपयोगी है। इट आर्ग्यूज दैट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज नेसेसरी ओनली फॉर ह्यूमन वेलफेयर। यानी ये इसके अनुसार पर्यावरण का संरक्षण तभी आवश्यक है जब वह मानव जीवन के लिए क्या हो? लाभदायक हो। यानी जो मानव केंद्रित यानी जो ह्यूमन सेंटर्ड जो अप्रोच है एनवायरमेंटल एथिक्स की, वो ये कहता है कि सिर्फ ह्यूमन के लिए ही क्या है? नेचर बेनिफिशियल है। और ये कहता है इसका तभी बचाओ जब ये ह्यूमन के लिए क्या हो सके? लाभदायक हो सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट। What is the importance of environmental ethics? Environmental ethics का क्या importance है? Environmental ethics is important as it promotes sustainable use of natural resources, ecological balance, biodiversity conservation, climate change control and environment protection for future generation। यानी हमें environment ethics की जरूरत क्यों है? इस क्वेश्चन को इसलिए ऐसे भी पूछा जा सकता है, what are the needs of एनवायरमेंटल एथिक्स। एनवायरमेंटल एथिक्स की नीड क्यों है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स। एनवायरमेंटल एथिक्स के उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है? तो बात कुछ भी हो सकती है, हमें इसलिए इसकी जरूरी है क्योंकि हमें हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस में लाना है, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का संरक्षण करना है, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको कंट्रोल करना है, और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए एनवायरमेंट को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। उसको क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट एथिक्स बोलते हैं, या उस इन सब के लिए एनवायरमेंट एथिक्स की क्या है? नीड है। ये इसका इंपॉर्टेंस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द इकोसेंट्रिक अप्रोच, पारिस्थितिक केंद्रित दृष्टिकोण क्या है? दिस अप्रोच वैल्यूज द एंटायर इकोसिस्टम एंड बिलीव्स दैट ऑल लिविंग बीइंग्स आर इंपॉर्टेंट। यानी ये अप्रोच ये कहता है कि जो
ये पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोलॉजी है, वो सभी जीवों के लिए, जो क्रीचर या जो भी लिविंग थिंग्स यहाँ पे रह रही है उन सब के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, रिगार्डलेस ऑफ देयर डायरेक्ट यूजफुलनेस ऑफ ह्यूमन, चाहे वो सीधे मानव के लिए हो या नहीं हो। यानी जो इकोसेंट्रिक अप्रोच है वो ये कहता है कि इस जीव मात्र के लिए, यानी इस धरती पे जितने भी जो जीव मात्र है उन सब के लिए इकोलॉजी क्या है, इंपॉर्टेंस है, चाहे वो ह्यूमन से डायरेक्टली रिलेटेड हो या इनडायरेक्टली रिलेटेड हो। बढ़ते हैं आगे। What is the relationship between environmental ethics and sustainable development? यानी ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है आपका एक सब्जेक्ट और है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ISO सर्टिफिकेशन, वो हमने अपलोड कर रखा है। अगर आप इसको और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हो तो आप उस क्लास को देखना, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट एंड ISO सर्टिफिकेशन, लिंक मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हमें आज हमारी प्रेजेंट की नीड को पूरा करना है, इस तरीके से पूरा करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी नेचर बची रहे। ठीक है, और एनवायरमेंट एथिक्स वही काम करता है। तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं। एनवायरमेंट एथिक्स प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय एम्फसाइजिंग द रेस्पॉन्सिबल एंड इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज टू एंश्योर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर फ्यूचर जनरेशन। यानी कि जो एनवायरमेंटल एथिक्स है वो यही प्रमोट करता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको न्याय संगत तरीके से और जिम्मेदारी के साथ क्या करे, यूज करे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्यावरण बचा रहे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज डीप इकोलॉजी? डीप इकोलॉजी या गहरी पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हो? डीप इकोलॉजी इज एन एनवायरमेंटल अप्रोच दैट बिलीव्स नेचर हैज इंट्रिंसिक वैल्यू बियॉन्ड इट्स यूजफुलनेस टू ह्यूमंस। यानी कि ये दृष्टिकोण मानता है कि प्रकृति का केवल मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि उसका खुद स्वयं के लिए भी क्या होता है, जरूरी है, उसका खुद का स्वयं के लिए भी उसकी वैल्यू होती है। ये क्या करती है, इट प्रमोट्स रिड्यूसिंग ह्यूमन इंटरवेंशन एंड प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। ये जो मानवीय हस्तक्षेप होता है उसको ये कम करता है और जो बायोडाइवर्सिटी है उसको ये बनाए रखने पर या बचाने पर क्या करता है, फोकस करता है या बल देता है। तो उसको क्या बोलते हैं, डीप इकोलॉजी। सीधी सी बात है, ह्यूमन का जो हस्तक्षेप है नेचर के लिए, मानवीय हस्तक्षेप है, उसको रिड्यूस करना और बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करना या उसको सेव करना, इस तरीके का जो अप्रोच है वो कौन सा अप्रोच है, डीप इकोलॉजी अप्रोच। आई होप आपको ये समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाउ इज एनवायरमेंटल एथिक्स अप्लाइड इन इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस? यानी जो पर्यावरणीय नैतिकता है वो उद्योगों पर और व्यापार पे कैसे लागू होती है? तो ग्रीन एनर्जी, यूज ऑफ ग्रीन एनर्जी, यानी कि हम जो कोल एनर्जी, जो वाटर एनर्जी है, जो एटॉमिक एनर्जी है, उसको रिप्लेस करके अगर ग्रीन एनर्जी का यूज करें, दैट मीन्स हम सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का यूज करें, तो इससे जो हमारा इकोलॉजी है या यूं कहे एनवायरनमेंट है उस पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, कम होता है या ना के बराबर होता है। तो इसका मतलब हम एनवायरनमेंट एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज को या बिजनेस को क्या करना चाहिए, ग्रीन एनर्जी का यूज करना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए, उस वेस्ट का क्या करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए, ताकि हम रॉ मटेरियल को कम से कम यूज में लें। अगर रॉ मटेरियल को कम से कम यूज में लेंगे तो एनवायरनमेंट का जो बेवजह का दोहन है या खनन है या वो यूं कहे कि बेवजह का जो वेस्ट हो रहा है वह कम होगा। अगर वह कम होगा तो एनवायरनमेंट हमारा साफ सुथरा रहेगा। हम पोल्यूशन को क्या करें, कंट्रोल करें, चाहे वो नॉइज पोल्यूशन हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, हर तरीके के पोल्यूशन को क्या करें, कंट्रोल करें। और एथिकल बिजनेस स्टैंडर्ड्स और पॉलिसीज क्या करें, फॉर्मेट करें, उनको लागू भी करें। तो अगर कोई बिजनेस ग्रीन एनर्जी का यूज कर रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग मेथड का यूज कर रहा है, पोल्यूशन कंट्रोल के मेथड्स यूज कर रहा है और एथिकल बिजनेस स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि वह इंडस्ट्री और बिजनेस किसको फॉलो कर रही है, एनवायरमेंट एथिक्स को फॉलो कर रही है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपको ए सेक्शन में, बी सेक्शन में या सी सेक्शन में, किसी भी सेक्शन में मिल सकते हैं। अगर छोटे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपको उस तरीके से आपको इसको आंसर करना है, और अगर बड़े क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इसको क्या कर देना है, बड़ा आंसर कर देना है, क्योंकि हम यहाँ पे पूरे बड़े क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर सकते। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इको फेमिनिज्म? यानी कि इको नारीवाद क्या है? यानी कि जैसे हम ये कहते हैं स्त्रियों पर जो शोषण होता है, ठीक है, और जो पर्यावरण का दोहन होता है, बेवजह का विनाश होता है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, समान है।
इकोफेमिनिज्म यह बोलता है, यानी इकोफेमिनिज्म इज ए सोशल एंड एनवायरमेंटल मूवमेंट दैट हाईलाइट्स द कनेक्शन बिटवीन एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड द ऑपरेशन ऑफ वुमन, यानी कि जो स्त्री का शोषण है और जो पर्यावरण का विनाश है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सामाजिक और पर्यावरणीय आंदोलन इको नारीवाद का एक क्या है, पहलू है। इट प्रमोट्स ए सस्टेनेबल एंड इगालिटेरियन अप्रोच टू सोसाइटी, यानी ये समाज में स्थायी और समतावादी दृष्टिकोण को क्या करता है, प्रमोट करता है, या कहता है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है और इक्विटेबल रहना है, यानी जो हमारी जो इक्वलिटी है, जेंडर को लेकर इक्वलिटी है, उसको हमें क्या करना है, इक्वल करना है। इसको फोकस में लाने वाला जो दृष्टिकोण है, अप्रोच है, वो क्या है, इकोफेमिनिज्म दृष्टिकोण है। आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको थोड़ा सा आप हाईलाइट करके रखें। इसमें आप सीधा सीधा ये समझिए कि स्त्री और पर्यावरण दोनों में क्या है, रिलेशन है, दोनों में क्या है, रिलेशन है, वो अप्रोच ये वाली है। या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा अप्रोच है जो स्त्री में, वुमन में और पर्यावरण है, इन्वायरमेंट, इन दोनों में क्या करता है, रिलेशनशिप बताता है, दैट इज इकोफेमिनिज्म। बढ़ते हैं आगे, सेकेंड यूनिट की तरफ आ गए हम। सेकेंड यूनिट में आपके हैं एनवायरमेंटल इश्यूज एंड पोल्यूशन। तो व्हाट इज एन एनवायरमेंटल इशू, पर्यावरणीय समस्या क्या है। तो एनवायरमेंटल इश्यूज आर प्रॉब्लम्स दैट अराइज ड्यू टू अनसस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज है उसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज को जो नुकसान होता है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम अराइज होती है, उस प्रॉब्लम को हम कौन सी प्रॉब्लम बोलते हैं, एनवायरमेंटल इशू बोलते हैं, या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम उसको बोलते हैं। लाइक लीडिंग टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एग्जाम्पल क्या क्या आगे इसमें, लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज, यानी आज जो अचानक हर कभी बरसात आ रही है, जो हम जंगल काट रहे हैं, जो पानी को गंदा कर रहे हैं, हवा को गंदा कर रहे हैं, ये सारी क्या है, एनवायरमेंटल इश्यूज है। किसकी वजह से आए हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, या ह्यूमन की बहुत भारी भरकम एक्टिविटीज की वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम राइज हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है, pollution is the introduction of harmful substances such as chemicals, gases, dust and waste into the environment causing damage to nature and living beings, यानी कि जो भी हम नेचर में जो भी रसायन, गैस, धूल, कचरा आदि हमारी वजह से या ह्यूमन की वजह से पर्यावरण में मिलता है, तो उससे जो हानिकारक या यूँ कहे जो हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसको कौन सी प्रॉब्लम बोलते हैं, पोल्यूशन बोलते हैं। या यूँ कहे पोल्यूशन का मतलब होता है कि एनवायरमेंट को गंदा करना, दैट इज पोल्यूशन। What are the main types of pollution? मुख्य प्रकार कौन कौन से पोल्यूशन के, तो हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन एंड थर्मल पोल्यूशन। तो कुछ इस तरीके के पोल्यूशन हमने खूब बचपन में पढ़े हैं, छोटी क्लासों में। नाउ व्हाट इज द एयर पोल्यूशन एंड इट्स सोर्सेज, ये आपके सी सेक्शन जैसे क्वेश्चन हो गए हैं और बी सेक्शन जैसे क्वेश्चन होंगे। यहाँ से बड़े क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय पोल्यूशन एंड व्हाट आर इट्स सोर्सेज एंड व्हाट आर द रिमूवल थिंग्स, यानी आप इसको रिमूव कैसे कर सकते हो। तो एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, व्हेन हार्मफुल गैसेज, डस्ट, स्मोक एंड केमिकल्स मिक्स एक्सेसिवली इन द एटमॉस्फेयर, इट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन, यानी जब हवा में बहुत ज़्यादा गैस, डस्ट, धूल, धुआं और रसायन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। इसके मेन सोर्सेज क्या है, इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स, यानी इंडस्ट्रीज से और व्हीकल से निकलने वाला काला धुआं या खूब सारी गैसें, बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोल और डीजल, यानी कोयला जलना, पेट्रोल जलना है, डीजल जलना, फॉसिल्स जो ये जलते हैं, जो ईंधन हमारा जलता है, उससे हानिकारक गैसें हवा में मिलती है, उसकी वजह से। फॉरेस्ट फायर्स एंड स्टबल बर्निंग, यानी हम जो पराली जलाते हैं और जो जंगलों में आग लगती है, उससे जो स्मोक और जो डस्ट या यूँ कहे जो गैस हवा में मिल जाती है, वो इसके मेन सोर्सेज है। बढ़ते हैं आगे, व्हाट आर दी कंट्रोल मेजर्स फॉर एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को नियंत्रित करने के उपाय क्या है। तो यूज ऑफ ग्रीन एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर, विंड एनर्जी, हमें ग्रीन एनर्जी सोर्स यूज करना चाहिए ताकि हम पेट्रोल पे
ठीक है, और जो कोल है इन पे डिपेंडेंसी क्या हो सके, कम हो सके। प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, हमें ईवी को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पर्सनल व्हीकल की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज किया जाए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेगी तो एक साथ एक बस में 50 लोग यात्रा करेंगे, वही अगर 50 लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर निकलेंगे तो 50 तरीके का पोल्यूशन करेंगे। तो कोशिश की जाए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। प्लांटिंग मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाने चाहिए ताकि ऑक्सीजन का लेवल बना रहे। कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल इमिशंस, यानी इंडस्ट्री से जो उत्सर्जन होता है, जो निकासी होती है केमिकल्स की, उन सबको क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। और इसमें आप एक चीज़ और डाल सकते हो, हमें किस पे ध्यान देना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन एंड इट्स सोर्सेज। वाटर पोल्यूशन क्या है, यानी पानी में गंदी चीजें मिलना ही क्या होगा, वाटर पोल्यूशन। यानी व्हेन हार्मफुल केमिकल्स, वेस्ट, गार्बेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस काउंट मिनट्स वाटर बॉडीज, इट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। यानी कि जब जो हमारा जो पानी है, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, समुद्र हो, उसमें जो रसायन, गंदगी और कचरा आदि चीजें मिलती है, उससे जो वहाँ गंदगी होती है उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। सोर्सेज क्या है, इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्ट, यानी हमारे घरों से निकलने वाला कचरा और इंडस्ट्री से निकलने वाला कचरा। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल इन एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चर में जो केमिकल और जो कीटनाशक यूज करते हैं उनकी वजह से। डंपिंग रिलीजियस एंड अदर वेस्ट इनटू रिवर्स, यानी नदियों में जो हम धार्मिकता की वजह से और अन्य जो कचरा डालते हैं उसकी वजह से फिर वो इकट्ठा होकर जो उसमें गंदगी क्रिएट हो जाती है, उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट स्क्रीन। व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स फॉर वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को नियंत्रित करने के उपाय क्या हो सकते हैं। ट्रीटिंग इंडस्ट्रीज वेस्ट बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू वाटर बॉडीज, यानी औद्योगिक कचरे को पानी में बहाने से पहले क्या करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा पानी में बहाना ही नहीं चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट की हमें टेक्निक्स को क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। अवॉइडिंग डंपिंग प्लास्टिक एंड अदर वेस्ट इनटू वाटर सोर्सेज, हमें इन सारी चीज़ों को, यानी जो कचरा वगैरह है उसको वाटर सोर्सेज में नहीं डालना चाहिए। प्रमोटिंग वाटर कंजर्वेशन एंड वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, यानी जो हमारा गंदा पानी है उसको रिसाइकिल करने के लिए हमें प्रमोट करना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ आप वही लगा सकते हो, हमें वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स को क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। यानी कचरा प्रबंधन हमें सीखना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स हमें यूज करनी चाहिए। वो सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन, यानी मिट्टी प्रदूषण क्या है, मृदा प्रदूषण, इसके सोर्स क्या है। व्हेन टॉक्सिक केमिकल्स, प्लास्टिक्स, हेवी मेटल्स एंड वेस्ट मिक्स इनटू द सॉइल, इट इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन। यानी जब मिट्टी में जहरीले रसायन, प्लास्टिक और भारी धातुएं और अन्य जो कचरा मिलता है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है, पोल्यूशन क्रिएट होता है, दैट इज मिट्टी या मृदा पोल्यूशन। सोर्स क्या है, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी जरूरत से ज़्यादा केमिकल और पेस्टिसाइड्स का यूज करने की वजह से मृदा प्रदूषण होता है। प्लास्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि जो औद्योगिक कचरा है और जो प्लास्टिक का कचरा है वो सोइल में मिलने से होता है। वेस्ट फ्रॉम माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, जो भी हमारे निर्माण कार्य है और जो भी माइनिंग है वहाँ से जो कचरा निकलता है वो मिट्टी में मिलता है, उसकी वजह से मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो वो भी क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन कहा जाता है। अब सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करने, व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन एंड इट्स सोर्सेज। नॉइज पोल्यूशन क्या है, व्हेन एक्सेसिव एंड डिस्टर्बिंग नॉइज स्प्रेड इन द एनवायरनमेंट, इट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। यानी कि जब अत्यधिक और कष्टदायक ध्वनियां वातावरण में फैलती है तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। मेन सोर्स क्या है, नॉइज फ्रॉम व्हीकल्स एंड मशीनरी, मशीनों से और जो वाहन है, यातायात के साधन है, उनसे निकलने वाली आवाज़ की वजह से होता है। यूज ऑफ लाउड स्पीकर एंड फायर क्रैकर्स, यानी जो पटाखे होते हैं और जो लाउड स्पीकर है उनकी वजह से होता है, नहीं डीजे वगैरह बजने से। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, जो कई तरीके की इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती है उनकी वजह से ये होता है। व्हाट आर द कंट्रोल मेजर ऑफ फॉर नॉइज पोल्यूशन, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि नॉइज पोल्यूशन कम हो। यूज ऑफ साउंड प्रूफिंग टेक्निक्स, हमें साउंड प्रूफिंग टेक्निक्स को यूज करना चाहिए ताकि वो साउंड बाहर स्प्रेड ना हो। सेटिंग नॉइज लिमिट और एंड इन्फोर्सिंग लॉज, यानी हमें नॉइज ध्वनि जो लिमिट है, यानी नॉइज की जो लिमिट है उसके लिए हमें लीगल तौर पे कोई लॉज अप्लाई करना चाहिए ताकि उस हिसाब से उसको यूज किया जा सके। एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज टू एब्जॉर्ब नॉइज, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि उस नॉइज को वो क्या कर सके, अब्जॉर्ब कर सके। नाउ थर्ड यूनिट की तरफ जाते हैं, एनवायरमेंट एंड पॉलिटिक्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला, व्हाट इज इकोलॉजिज्म, इकोलॉजिज्म यानी पारिस्थितिकीवाद क्या है।
तो इकोलॉजिज्म इज ए पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियोलॉजी दैट प्रायोरिटाइज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि ये एक ऐसी विचारधारा है जो पर्यावरण संरक्षण को यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है ताकि जो इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। इट एम्फसाइज नेचर कंजर्वेशन ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोलॉजिज्म बिल्कुल इकोलॉजिज्म ही टर्मिनोलॉजी है ये कहती है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो या ना हो, बट इकोलॉजी में बैलेंस होना जरूरी है, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन होना जरूरी है। ये इसकी विचारधारा है। इसका मतलब यही है कि यानी कि आपकी इंडस्ट्री चले या ना चले, आपका डेवलपमेंट हो या नहीं हो, इकोलॉजी में इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। उस अप्रोच को क्या बोलते हैं? इकोलॉजिज्म बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजिज्म? इसके मेन प्रिंसिपल क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचर, यानी प्रकृति का खुद आंतरिक मूल्य है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। इकोलॉजिकल बैलेंस रहना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना चाहिए, यानी आज कई चीजें लुप्त हो चुकी है, जैसे गिद्ध लुप्त हो चुका है ऑलमोस्ट, बाज भी लुप्त होने के कगार पे है। हमारा जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, गोडावन है, वो लुप्त होने के कगार पे है। तो ऐसी कई सारी स्पीशीज जो लुप्त हो गई, हमें उसका कंजर्वेशन करना है। और इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उनका बहुत ही न्याय तरीके से, जिम्मेदारी के साथ हमें यूज करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजिज्म एंड एनवायरमेंटलिज्म? दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जो एनवायरमेंटलिज्म है वो एम्फेसिस करती है प्रदूषण और संसाधनों के संरक्षण पे केंद्रित है, यानी कि एनवायरमेंटलिज्म फोकसेस मेनली ऑन पोल्यूशन कंट्रोल एंड रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी कि जो एनवायरमेंटलिज्म है वो पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहता है और मेन इसका फोकस रहता है रिसोर्स को कंजर्वेशन में। जबकि जो इकोलॉजिज्म है ये थोड़ा वाइड अप्रोच है, ब्रॉडर अप्रोच है, इसके अंदर ही एनवायरमेंटलिज्म भी आ जाता है। ये एडवोकेटिंग करता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम, यानी एनवायरमेंटल क्या करता है? सो एनवायरमेंटल जैसे पर्टिकुलर एक जगह का एनवायरमेंट होता है तो इसमें पोल्यूशन ना हो और यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बचे रहे, ठीक है, इसको तो बोलते हैं एनवायरमेंटलिज्म। और इकोलॉजिज्म होता है ये पूरा, यानी जिसमें हर तरीके की चीज आ गई, खुद एनवायरमेंटलिज्म भी आ गया जो एंटायर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, दैट इज इकोलॉजिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। व्हाट इज इकोफेमिनिज्म? अभी हमने कहा वुमन में और एनवायरमेंट में दोनों में क्या है? समानता है। इस तरीके की बात को क्या बोलता है? इकोफेमिनिज्म बोलते हैं। इकोफेमिनिज्म इज ए सोशल एंड एनवायरमेंटल मूवमेंट दैट सीज ए कनेक्शन बिटवीन एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड द ऑपरेशन ऑफ वुमन, यानी कि वुमन पे जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो और एनवायरनमेंट का जो डिस्ट्रक्शन होता है, इन दोनों में क्या है? एक पॉजिटिव या यूं कहे डायरेक्ट रिलेशन है। इट एडवोकेट्स फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये एडवोकेसी करता है या ये कहे ये वकालत करता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका जो यूज है वो इक्विटेबल तरीके से हो, न्यायपूर्ण तरीके से हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ इकोफेमिनिज्म? मेन प्रिंसिपल क्या है इको नारीवाद के? और अपोजिशन टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर एंड वुमेन, यानी ये कहता है कि नेचर का और वुमेन का क्या नहीं होना चाहिए? एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द लिंक बिटवीन पेट्रिशिक एंड एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो पितृसत्ता है और जो एनवायरमेंटल विनाश है, इन दोनों के बीच में हमें संबंध को समझना चाहिए। यानी पितृसत्ता यानी पूरा समाज बोलता है कि पुरुष ही प्रधान है, औरत का उसमें स्थान नहीं है। इस बात को और पर्यावरण विनाश को, इन दोनों को समझना चाहिए। इक्विटेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका इक्विटेबल यानी जिम्मेदारी के साथ हमें यूज करना है। कम्युनिटी सस्टेनेबिलिटी एंड को एग्जिस्टेंस, यानी हमें ये समझना होगा कि जो कम्युनिटी की सस्टेनेबिलिटी है और जो इकोलॉजी है वो दोनों एक दूसरे के साथ साथ अस्तित्व में रहते हैं, तो इन दोनों के बीच रिलेशन समझना पड़ेगा। इस तरीके के प्रिंसिपल है इसके। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है इसको समझते हैं कि हम अपनी जो प्रेजेंट है उस प्रेजेंट की नीड्स को इस तरीके से पूरा करें ताकि हमारे जो क्या बोलते हैं रिसोर्सेज है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहे, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या रहे? बचे रहे। यानी हमें प्रेजेंट को इस तरीके से हमें यूटिलाइज करना है उन रिसोर्सेज को प्रेजेंट के लिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए भी वो चीज़ें बची रहे। इस डेवलपमेंट को कौन सा डेवलपमेंट बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। यानी बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए हमें डेवलपमेंट करना है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए डेवलपमेंट मॉडल दैट मीट्स present needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs। यानी ये जो डेफिनेशन, ये डेफिनेशन कहाँ से आई, इसको हम इस स्लाइड से समझते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDG, ये आपके सिलेबस में इनडायरेक्टली है बच्चों, ध्यान रखना, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें कहाँ से आई उसको समझते हैं कि 25 सितंबर 2015 को यूएनओ की एक मीटिंग होती है, उसमें वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के कुछ गोल्स डिसाइड करते हैं। और वो जो गोल्स है वो कितने गोल थे, 17 गोल्स थे, जिसमें कितने टारगेट लिए गए, 169 टारगेट लिए गए। और उनका एम क्या था कि ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय 2030, यानी हम 2030 तक दुनिया को बदल देंगे, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ चुके होंगे। तो 2030 तक इसको बदलने की बातें करी गई। और ये जो गोल्स है ये कब से अप्लाई हुए, 1 जनवरी 2016 से। इसकी ड्यूरेशन रखी गई थी 15 ईयर्स फ्रॉम 2016 टू 2030। और जो 2020 से 2030 का जो डिकेट है उसको बोला गया डिकेट ऑफ एक्शन, यानी कार्यवाही दशक, कार्यवाही दशक, यानी इस दशक में हम काम करेंगे। गोल्स कितने थे, 17 गोल्स थे। अदर नेम्स क्या है, इसको एजेंडा 2030 भी बोला जाता है। डायमेंशंस क्या है, ये 5 P's पे काम करता है, पीपल, प्रोस्पेरिटी, प्लेनेट, पार्टनरशिप एंड पीस। तो ये जो प्लेनेट है ये आपके सिलेबस में है, यानी जो एक एनवायरमेंटल एथिक्स वाला हम बात कर रहे हैं वो इसी में ही आता है। और इसका स्लोगन क्या था, कोई भी पीछे न रहे, यानी लिव नो वन बिहाइंड। और हमारे इंडिया में इस पे बात करने वाला कौन सा इंस्टीट्यूशन है, नीति आयोग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपनी करियर साथी कोचिंग की। हाँ, हम स्पेशल एक्सपर्टीज आपको प्रोवाइड करवाते हैं PDSU एग्जामिनेशन, यानी शेखावाटी यूनिवर्सिटी की और राजस्थान यूनिवर्सिटी की। तो आपकी कितने भी सेमेस्टर हो, देखो इस सेमेस्टर में हम आपको सारी क्लासें प्रोवाइड नहीं करवा पाए, इसके लिए हम सॉरी आपके लिए फील करते हैं। बट फ्रॉम द नेक्स्ट सेमेस्टर हम सारी क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे वो मेजर हो, माइनर हो, VAC हो, AAC हो, SSC और MDCO, एनी काइंड ऑफ पेपर हम आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो, चाहे वो क्योंकि अभी आप UG में पढ़ रहे हो, तो आपका कोई बड़ा भाई, बड़ी बहन या आपका कोई साथी कोई तैयारी कर रहा है, वो लाइक फर्स्ट ग्रेड की हो सकता है, ASO, असिस्टेंट प्रोफेसर, RA, UGC, नेट, JRF, RPSC या अधीनस्थ बोर्ड, किसी भी तरीके की एग्जामिनेशन की अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करियर सारथी कोचिंग के साथ वह जुड़ेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन अपने साथ वालों के साथ इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, नाउ बढ़ते हैं आगे अपन। व्हाट आर दी 3 मेन पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मेन पिलर्स क्या है, तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। 3 तरीके की सस्टेनेबिलिटी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपकी 4th यूनिट का चैप्टर है भाई, 4th यूनिट का चैप्टर पूरा का पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये अगर आप इसको समझना चाहते हो तो हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, सस्टेनेबिलिटी एंड ISO सर्टिफिकेशन। अगर आप उसको देखते हो, पूरा छोटा सा ही वीडियो, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, आप उस चैप्टर को देखो, आपकी 1 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और 1 यूनिट कंप्लीट होने का मतलब मैं ये मानता हूँ कि C सेक्शन के 2 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, B सेक्शन का 1 क्वेश्चन कंप्लीट होगा और A सेक्शन के 2 क्वेश्चन होंगे कंप्लीट। तो यहाँ से आपके 20 दूना 40 नंबर आप यहाँ से लोगे, 10 नंबर आप यहाँ से लोगे और 4 नंबर आप यहाँ से लोगो। तो एटलीस्ट 55% आपको कौन सा दे देगा, सस्टेनेबिलिटी वाला दे देगा। तो आपको वहां से जाके उस चैप्टर को जरूर देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। What are the sustainable development goals? ये आगे आपके सामने SDG क्या है, तो आप कहोगे कि the United Nations established 17 sustainable goals in 2015 to eliminate poverty, protect the environment and promote social equality। यानी UN ने 2015 में कुछ 17 गोल्स डिसाइड किए थे, पोवर्टी को खत्म करने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और सोशल इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए। और ये अप्लाई कब से हुए थे, 1 जनवरी 2016 से ये अप्लाई हुए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिज्म, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन बैलेंसिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, वेयर इज इकोलॉजिज्म प्रायोरिटीज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इवन इफ इट अफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। सीधी सी बात है, हमने अभी पीछे पढ़ा है कि इकोलॉजिज्म ये कहता है कि चाहे आपकी एनवायरमेंट ग्रोथ हो या नहीं हो,
इकोलॉजी में स्थिरता बनी रहनी चाहिए, यानी इकोलॉजी का बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। ये कौन कहता है? इकोलॉजिज्म। जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि हम हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को इस तरीके से करें ताकि हम एनवायरनमेंट को भी नुकसान कम से कम पहुंचाए। वो अप्रोच किसकी है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। और इकोलॉजिज्म क्या कहता है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ गई भाड़ में, इकोलॉजी के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, वो बात करता है इकोलॉजिज्म। बताए व्हाट आर दी मेजर्स टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के मेजर क्या है? तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब यहाँ पे वही है ग्रीन एनर्जी। कौन सी एनर्जी? ग्रीन एनर्जी, लाइक सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। फिर एक कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड रिसोर्सेज, जो भी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज और वाटर है हमें उसका क्या करना चाहिए? कंजर्वेशन करना चाहिए, बचाना चाहिए। एडोप्टिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी, हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करना चाहिए। ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब यही होता है उन टेक्नोलॉजी से एनवायरनमेंट को नुकसान क्या हो? कम से कम हो। डेवलपिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहिए। स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड एजुकेशन, यानी हमें जागरूकता का और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। हमें लोगों को ये समझाना चाहिए कि हमारी इन हरकतों की वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, हमें पानी को बचाना है, हमें हमारी हवा को प्योर रखना है, और हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है, और हमें ग्रीन मेथड्स पे हमें ज़्यादा काम करना है। ठीक है, अब आपके लिए गुड न्यूज है, इस सेमेस्टर में तो आपका जो भी कवाड़ा होना था हो गया। अचानक से सारे पेपर आए थे, आपको लेने ही पड़े, बट फ्रॉम दी नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए हम आपको देने वाले हैं कुछ ऐसे अल्ट्रा प्रोमैक्स टिप्स जिसमें आप अपने माइनर, VAC, AEC, SEC और NDC पेपर को अच्छे से क्या कर सको? सेलेक्ट कर सको, और आप जान सको कौन सा पेपर आपके लिए होने वाला है बेनिफिशियल। तो करियर सारथी कोचिंग के साथ आप बने रहिए, जुड़े रहिए। हम आपको हर तरीके की चीज़ों के साथ सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे खड़े हैं। ये एग्जाम आप आराम से दे लो, फिर हम सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे और आपको देंगे कुछ अल्ट्रा प्रोमैक्स टिप्स, ताकि आपकी जो ये पेपर चूज करने की जो जो प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व कर सके और बता सके कौन सा पेपर आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट लास्ट यूनिट, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज। क्या है वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज? यानी व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग? वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग इज प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड कंजर्विंग रेन वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज फॉर वेरियस पर्पज। यानी हमें जो हमारा जो प्राकृतिक जो जल है, यानी वर्षा का जो जल है, बारिश का जो पानी है, उस पानी को बचाना, उसको कलेक्ट करना, उसको कंजर्व करना, वो वाली मेथड को क्या बोलते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इट हेल्प्स रिड्यूस वाटर स्केर्सिटी एंड मेंटेन ग्राउंड वाटर लेवल, यानी कि ये जो पानी की समस्या है उसको कम करती है और हमारे ग्राउंड जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करती है। What are the main benefits ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग? वाटर हार्वेस्टिंग करने के मेन बेनिफिट क्या है? ये ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करता है, इंप्रूव वाटर सप्लाई को इंप्रूव करता है, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन या इरिगेशन और एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर के लिए और पीने के पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो इंश्योर करता है। प्रिवेंट्स वाटर वेस्टेज, वाटर का वेस्टेज कम से कम हो उसको ये प्रिवेंट करता है, और एनवायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन करता है। तो ये इसके क्या है? कुछ बेनिफिट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी माइक्रो एंड मैक्रो कैचमेंट? कैचमेंट का मतलब होता है पानी को एक जगह रोकना और उस पानी को यूज में लेना। तो अगर ये छोटी जगह है तो इसको बोल देंगे माइक्रो, और अगर ये बड़ी जगह है तो इसको बोल देंगे मैक्रो। तो माइक्रो कैचमेंट क्या होता है? छोटे पैमाने पर स्मॉल स्केल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स वेयर वाटर इज कलेक्टेड लोकली सच एज फार्म पॉन्ड्स, रूफटॉप हार्वेस्टिंग, यानी खेतों में तालाब के जरिए, यानी कि अपनी रूफटॉप की जरिए हम अगर बरसात के पानी को इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो कैचमेंट। और लार्ज स्केल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स वेयर वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम ए ब्रॉड एरिया, यानी बड़े एरिया से अगर वाटर कलेक्ट किया जाता है, लाइक लेक हो गया, डैम हो गया, रिवर्स हो गया, यानी झील, बांध, नदियां आदि से अगर वाटर हम कलेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं, उसको बोलते हैं मैक्रो कैचमेंट। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। What are the traditional methods of water conservation? वाटर कंजर्वेशन के ट्रेडिशनल मेथड क्या है? पहला कुंड तो समझ गए होंगे, हम बोलते हैं ना जाके कुंड में नहा ले, तो कुंड बनाकर, यानी अंडरग्राउंड कुंड बनाते हैं, है ना। अंडरग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यूज्ड इन राजस्थान, तो हम राजस्थान में लोकली जो कुंड वगैरह बनाते हैं उनसे हम बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं, उसको बोलते हैं कुंड मेथड। फिर अब बावड़ी या स्टेप वेल बना के, अब बावड़ी वगैरह तो देखे होंगे आपने, अभी हम मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान वाली क्लास में आपने खूब बावड़ियाँ पढ़ी है। तो बावड़ी बनाकर हम वाटर को स्टोर करते हैं, वो बावड़ी वाला सीन हो गया। पॉन्ड यानी तालाब हो गया, स्मॉल वाटर बॉडीज
एंड वाटर स्टेज इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में वाटर स्टोरेज करने की जो स्मॉल वाटर बॉडीज है उसको बोलते हैं तालाब। फिर होती है झील पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन हिली एरियाज। पहाड़ी क्षेत्रों का जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका उसको क्या बोलते हैं, झीम बोलते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको इंपॉर्टेंट लगाओ। यानी आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय झीम, झीम से आप क्या समझते हो, तो आप वहां पे झिंगा लाला नहीं करना आपको। झीम का मतलब है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, जो ढलान वाले क्षेत्र है, वहां पे पानी यहाँ से रिस कर आएगा, यहाँ इकट्ठा होगा, तो उन्होंने इसको क्या बोला है, झीम बोला है, ये मान लो। ठीक है, जैसे हमने कुंड बोला है राजस्थान में कि हमने मिट्टी में खड्डा कर दिया, कुंड बना दिया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कुंड बोलते हैं। वही ये इसको क्या बोलते हैं, झीम बोलते हैं। कुछ अलग मेथड हो सकता है बट याद करने के लिए आपको ऐसा बोलना है। फिर है अहर पाइन सिस्टम। एयर पाइन सिस्टम ए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यूज्ड इन बिहार एंड झारखंड। बिहार में और झारखंड में जो वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम यूज में लिया जाता है उसको बोलते हैं एयर पाइन सिस्टम। जरूर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट, ये दोनों की दोनों टर्मिनोलॉजी आपके लिए। ठीक है, बढ़ते आगे। हाँ, टेंशन ना लो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, मैं लिंक दे दूंगा और वहां पर इस आज की क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। एग्जाम से पहले 2-3 बार देख लेना, आपका काम बन जाएगा। व्हाट आर ग्रीन एंड ब्लू वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। ग्रीन और ब्लू वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो ग्रीन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी इन विच रेन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द सोइल एंड स्टोर्ड फॉर एग्रीकल्चर यूज। यानी ग्रीन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है बरसात के पानी को इस तरीके से मिट्टी अपने आप मतलब सोख लेती है। मिट्टी क्या कर लेती है, पानी को सोख लेती है ताकि उसके पानी का एग्रीकल्चर में के लिए यूटिलाइज हो सके। दैट इज ग्रीन वाटर हार्वेस्टिंग। एंड ब्लू वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है ए वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी टेक्निक वेयर वाटर इज स्टोर्ड ऑन द सरफेस इन रेसवर्स, लेक्स एंड आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर। यानी कि दो तरीके का है, पानी आया जमीन पे उतर के अंदर ही चला गया, ये तो हो गया ग्रीन वाटर हार्वेस्टिंग। और जमीन के ऊपर के सरफेस पे पानी इकट्ठा रहा, ठीक है, ये हो गया ब्लू वाटर हार्वेस्टिंग। सीधा सा मतलब है पानी जमीन के ऊपर पड़ा है, दैट मीन्स ब्लू वाटर हार्वेस्टिंग। पानी जमीन के अंदर चला गया, दैट मीन्स ग्रीन वाटर हार्वेस्टिंग। ग्रीन का मतलब हो गया नेचुरल तरीके से अंदर जाता है, यानी मिट्टी अपने आप पानी को एब्जॉर्ब करती है। और ब्लू का मतलब है आर्टिफिशियल तरीके से पानी को ऊपर की तरफ रोका जाता है, दैट इज ब्लू वाटर हार्वेस्टिंग। What are the major benefits of green water harvesting? ग्रीन वाटर हार्वेस्टिंग का मेजर बेनिफिट क्या है, मेंटेन्स सॉइल मॉइस्चर, सॉइल का मॉइस्चर बना रहता है। इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, हमारी कृषि उत्पादकता बढ़ती है। हेल्प्स इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज, यानी जो क्योंकि जमीन के नीचे उतरेगा पानी तो ग्राउंड लेवल का जो वाटर है, ग्राउंड वाटर जो लेवल है वह क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रिवेंट्स वाटर वेस्टेज, वाटर वेस्टेज को ये रोकता। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ ब्लू वाटर हार्वेस्टिंग। ब्लू वाटर हार्वेस्टिंग के मुख्य लाभ क्या है, इंक्रीज सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी, यानी जमीन की सतह पर जो पानी की उपलब्धता है उसको बढ़ाता है। एंश्योर स्टेबल वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई बराबर बनी रहे सुचारू रूप से, उसको एंश्योर करता है। रिड्यूस अर्बन वाटर क्राइसिस, जो शहरों में पानी का संकट आता है उसको ये रिड्यूस करता है। स्टोर्स वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल यूज, कृषि के लिए और इंडस्ट्रीज के यूज के लिए पानी को क्या करता है, स्टोर करता है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द मॉडर्न वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। देखो वो थी ट्रेडिशनल जिसमें हमने कुंड वगैरह पढ़े, कुंड, झीम, एयर पाइन, ये सारे। अब बात करते हैं मॉडर्न। तो मॉडर्न है रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, यानी आप अपनी छत पे इस तरीके से पानी की सफाई रखो, नालों का कनेक्शन अच्छे से करो और पर्टिकुलर एक जगह पे आप एक टैंक बना के उसमें पानी को क्या करो, स्टोर करो। तो ये हो गई रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग। फिर है बायोपॉन्ड। बायोपॉन्ड का मतलब होता है ग्रीन और ब्लू वाटर हार्वेस्टिंग के दोनों मेथड यूज करने हैं आपको, उसको बोलते हैं बायोपॉन्ड। फिर है चेक डैम्स, यानी डैम बनाकर बिल्ड टू कंट्रोल वाटर फ्लो एंड इंक्रीज ग्राउंड लेवल वाटर। आप इधर बांध बना दिया, इधर पानी को आपने रोक लिया, पानी जमीन में उतरा और वाटर लेवल का क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, प्लास्टिक लिंक्ड प्लास्टिक लाइनिंग जलाशय, यानी प्लास्टिक लाइंड रेंज सॉरी रिजर्व, जो भी XYZ आप इसको जो भी बोलते हो, यूज्ड इन एग्रीकल्चर फॉर वाटर कंजर्वेशन, यानी हमें प्लास्टिक लाइनिंग जलाशय बनाने हैं। ये थोड़ा नया मेथड है, ये मॉडर्न मेथड्स है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रमोट वाटर हार्वेस्टिंग। अब वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आप किस तरीके के मेजर्स को प्रमोट करना चाहोगे, तो पहला है मेकिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी। हमें जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इसको मैंडेटरी करना होगा, अनिवार्य करना होगा कि आप सबको बरसात का पानी इकट्ठा करना चाहिए। कंडक्टिंग अवेयरनेस कैंपेनिंग्स, यानी हमें जो जागरूकता अभियान है गाँव में, शहरों में, हर जगह हमें जागरूकता अभियान फैलाने पड़ेंगे कि पानी
की बहुत किल्लत है, आपको पानी बचाना चाहिए। फिर है इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम फॉर वाटर कंजर्वेशन, सरकारी स्कीम को लागू करना चाहिए पानी बचाने के लिए। फिर है बिल्डिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, यानी बिल्डिंग को इस तरीके से बनाएं ताकि बरसात का पानी अपने आप ही क्या हो, हार्वेस्ट हो, संरक्षित हो। ये कुछ मेथड्स हो सकते हैं। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर कंजर्वेशन, यानी वाटर हार्वेस्टिंग में और वाटर कंजर्वेशन में क्या डिफरेंस है। वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर, वेयर एज वाटर कंजर्वेशन रेफर्स टू सेविंग एंड यूजिंग वाटर सस्टेनेबिलिटी। यानी वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि बरसात हुई और आपने उस बरसात के पानी को क्या किया, कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, दैट इज वाटर हार्वेस्टिंग। और वाटर कंजर्वेशन है कि जल का काल पड़ा हुआ है, जल है ही नहीं, तब आप जल को क्या कर रहे हो, बचा रहे हो, सेव कर रहे हो, उसको बोलते हैं वाटर कंजर्वेशन। उसको क्या बोलते हैं, वाटर कंजर्वेशन। तो ये आपकी क्लास थी, बहुत ही छोटी सी क्लास हमने बनाई है और आपकी काफी रिक्वेस्ट के बाद हमने क्लास बनाई है। क्यों ना, चलो ठीक है, थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी के साथ ये लिंक था तो मैंने इस चैप्टर पे काम किया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है बच्चों तो लाइक करें, शेयर करें। हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को आप लिंक से जरूर ज्वाइन करें क्योंकि वहां पर आपको मिलने वाली है PDF। नाउ हमारी तरफ से आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, बने रहिए करियर साथी कोचिंग के साथ, जल्दी ही मुलाकात करेंगे, धन्यवाद।